Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am starting with page number 6.5 of Indian Economic Development. The 6.5 page number and the point of book is 6.6 Critical Appraisal of Rural Banking. रूरल बैंकिंग सिस्टम का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन. Rapid expansion of the banking system had a positive effect on rural, farm and non-farm output. कि जो रैपिड एक्सपांशन यानी तेज़ी से विकास होता जा रहा था बैंकिंग सिस्टम का, उसका रूरल फार्म और नॉन फार्म आउटपुट पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा था. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर सब बढ़ रहा था धीरे धीरे. आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, credit facilities helped farmers to avail variety of loans for meeting their production needs. कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही थी किसानों को, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन सीड्स को खरीद सकें, प्रोडक्शन को बढ़ा सकें. With buffer stock of grains, famines became event of the past. कि अच्छा बफर स्टॉक उनके पास अनाज का होने लगा. Even then, there are number of problems faced by the agricultural credit structure of the country. कि बहुत बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा होने के बाद भी, रूरल क्रेडिट का फ़ायदा होने के बाद भी बैंकिंग सिस्टम को एग्रीकल्चरल क्रेडिट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा. सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड इन द रूरल बैंकिंग आर कि गांव में बैंकिंग की क्या प्रॉब्लम्स थी. इनसफिशिएंसी. The volume of rural credit in the country is still insufficient in comparison to its demand. कि गांव में उधार की जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी अपेक्षा क्रेडिट उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, इनसफिशिएंट था, ये एक प्रॉब्लम थी. दूसरा, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. The institutional credit arrangement continues to be inadequate as they have failed to cover the entire rural farmers of the country. The institutional credit arrangement यानी जो institutions पैसा उधार देते हैं वो inadequate थे, वो needs को पूरा करने में फेल थे. इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेंक्शन कि जितना भी लोन सेंक्शन होता था वो भी ज़रूरत के हिसाब से कम होता था. The amount of loan sanctioned to the farmer is also inadequate. अपर्याप्त होता था कि जितना ज़रूरत थी उतना लोन उन्हें मिल नहीं पाता था. As a result, farmer often diverts such loan for unproductive purpose. कि फार्मर ऑफन डाइवर्ट्स, इस तरह के लोन को वो ज़्यादातर फिर अनप्रोडक्टिव कामों में भी लगा लेते थे क्योंकि उनको उन कामों के लिए अलग से लोन मिल नहीं रहा था. विच डाइल्यूट द वेरी पर्पस ऑफ सच लोन. लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स कि पुअर और मार्जिनल फार्मर्स पे कम ध्यान दिया जा रहा था. लेजर अटेंशन हैज़ बिन गिवन ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ नीडी फार्मर्स कि जो गरीब किसान थे उनकी ज़रूरत कितनी है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा था, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था. ऑन द अदर हैंड, वेल टू डू फार्मर्स आर गेटिंग मोर अटेंशन. जो अच्छे किसान थे, पैसे वाले किसान थे, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी. ड्यू टू बेटर क्रेडिट वर्दीनेस. क्यों उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था? क्योंकि उनके पास पैसा लौटाने के लिए इनकम थी. इसलिए जो गरीब किसान थे वो लोन तो ले लेते लेकिन टाइम पर लौटा नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे. ग्रोइंग ओवरड्यूज रहते थे यानी कर्जा बढ़ता चला जा रहा था किसानों के ऊपर. द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट कंटिन्यूज टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न. द बेसिक रीज़न फॉर ग्रोइंग ओवरड्यूज इज़ द पुअर रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स. कर्जे का दबाव इसलिए बढ़ता जा रहा था कि किसानों के पास पैसा लोन लौटाने की सुविधा नहीं थी, आसानी से वो लोन नहीं लौटा पा रहे थे, उनके पास पैसा कम था. एज ए रिज़ल्ट, क्रेडिट एजेंसीज आर बिकमिंग
कॉशियस ऑफ ग्रांटिंग लोन टू फार्मर्स। तो इस तरह से क्रेडिट एजेंसीज जो थी, उधार देने वाली एजेंसीज, वो आसानी से लोन नहीं दे पा रही थी क्योंकि उनका पैसा वापस लौट नहीं रहा था। एग्रीकल्चरल लोन डिफ़ॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई, कि जो लोन मिल रहा था खेती किसानी करने के लिए, कृषि करने के लिए, उसकी जो इंटरेस्ट की रेट थी वो भी क्या थी, ज़्यादा थी। It is alleged that farmers are deliberately refusing to pay back loans. ये भी देखा जा रहा था कि फार्मर लोन तो ले रहे थे लेकिन टाइम पे लौटा नहीं रहे थे, पे बैक नहीं कर पा रहे थे। इट इज़ थ्रेट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड नीड्स टू बी कंट्रोल। और यही एक चीज़ थी जो बैंकिंग सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोन तो दे दें बट आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम वहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगा। अब इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। Rural people not only face problems with regard to finance but also encounter difficulties in marketing their goods। यानी किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी, सिर्फ उनको उधार नहीं मिल रहा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम ही नहीं थी, बल्कि वो अपने प्रोडक्शन को कहाँ पर बेचे, उनको एडिक्वेट मार्केट नहीं मिल रहा था। तो thus issue of agricultural marketing needs urgent attention in the scheme of securing rapid rural development। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। यानी मार्केट में कमोडिटी बिकने के लिए आए, उसके पहले जहाँ वो उगी है वहाँ से लेके मार्केट तक आने वाली सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई कि उनको असेंबल करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, उनको इकट्ठा करके वेयर हाउस में रखना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकिंग करना, ग्रेडिंग करना, ये सारी चीज़ें काय में आ गई, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आ गई। Agricultural marketing system is an efficient way by which the farmers can dispose their surplus produce to a fair and reasonable price। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में एक रास्ता सुझाया गया जिसमें किसान अपने प्रोडक्शन को रीजनेबल प्राइस पर बेच सकते हैं। It involves different activities for movement of farm produce for the producer to ultimate consumer। Problems faced by farmer। फार्मर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी? मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो एकाधिकार जमा रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे। प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर्स सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स, कि जब आज़ाद नहीं हुआ था देश, उसके पहले जब किसान अपने प्रोडक्ट को व्यापारियों को बेचते थे तो उन्हें दो तरह की प्रॉब्लम सामना करनी पड़ती थी कि एक तो वो तोल गड़बड़ कर देते थे, जो बड़े व्यापारी थे वो गलत तोलते थे चीज़ों को, और दूसरा प्रॉब्लम था कि वो अपना मैनिपुलेशन करते थे। ये दो समस्याएं फार्मर्स के सामने आज़ादी के पहले थी। लेक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की किसानों को पूरी जानकारी नहीं रहती, इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि कहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा भाव पर बेच सकते हैं। फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट लो प्राइजेस, कि फार्मर्स को ज़्यादातर क्या फोर्स किया जाता था कि आप अपना प्रोडक्ट कम भाव पर बेचो। ड्यू टू लेक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट्स। अब पहले कोई इंटरनेट या फिर टीवी या रेडियो इतना ज़्यादा नहीं था कि हर चीज़ का एडवर्टीज़मेंट होता रहता और सबको पता रहता। आज हम नेट पे किसी भी चीज़ का भाव तुरंत चुटकियों में गूगल पे पता कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। किसान अनजान रहते थे भाव से, तो ज़्यादातर उनके प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर ही बिकवा दिया जाता था। फिर लेक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, कि वो अपना प्रोडक्शन कहाँ पर स्टोर करके रखें, ये स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं थी। कि दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट ए बेटर प्राइस, कि उनके पास इतनी जगह नहीं थी, वेयर हाउस नहीं थे कि वो अपने प्रोडक्शन को इकट्ठा करके रखें और जब भाव बढ़ जाएगा तब वो मार्केट में उस प्रोडक्शन को अच्छे दामों पर बेचें। इवन टुडे, आज भी
more than 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लेक ऑफ स्टोरेज। यानी आज इतना डेवलप हो गया है इंडिया, उसके बाद भी 10% से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो वेस्टेज हो जाता है, उसको इकट्ठा करके रखने की सुविधा नहीं है। मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के क्या मेजर्स हैं? आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स अपनाए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को सुधार करने के लिए? फर्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट्स। मार्केट को रेगुलेट किया। द फर्स्ट मेजर वॉज रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस। कि पहले मार्केट का ठीक से अरेंजमेंट किया, जहाँ पर जो चीज़ भी होगी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, सबके सामने हो। इसलिए regulated markets have been organized with a view to protect the farmers from malpractices of seller and broker। और मार्केट को इसलिए रेगुलेट किया कि किसानों को दलालों से और मर्चेंट से, सेलर से, इनके चुंगल से बचाया जा सके। दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर। और ये पॉलिसी किसानों को भी और उपभोक्ताओं को भी, कंज्यूमर दोनों को फ़ायदे की थी। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ like road, railway, warehouse, godown, cold storage and processing unit। गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था कि लोगों को, किसानों को पूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मिले, जैसे अच्छी सड़कें मिले, रेलवे फैसिलिटी मिले, उनको अपना प्रोडक्शन सेव करके रखने के लिए गोडाउंस मिले, कोल्ड स्टोरेज हो, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना चाहती थी। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आर क्वाइट इनएडिक्वेट। कि उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी थी वो अपर्याप्त थी, इनएडिक्वेट थी। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड नीड टू बी इम्प्रूव्ड। कि क्या ज़रूरत थी कि इनको और इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। द एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज़ टू रियलाइज फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का उद्देश्य क्या था कि किसानों को भी अपने प्रोडक्शन का उचित दाम मिले, फेयर प्राइजेस मिले। अंडर दिस मार्केटिंग सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड बाय फार्मर्स। इसमें क्या हुआ कि फार्मर ने अपने संघ यानी सोसाइटीज़ बनाई, वो अपना आउटपुट कलेक्ट करके सेल करते थे, कलेक्ट होकर बार्गेनिंग करते थे, क्योंकि अकेले किसान के साथ तो कोई भी मोल भाव कम करा सकता है, लेकिन वो इकट्ठा होकर भाव करेंगे तो सबके लिए एक ही प्राइस रहेगा। इन और क्यों करते थे वो बार्गेनिंग? जिससे कि सबको एक बेटर प्राइस मिल सके। मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात हैव बीन सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुजरात एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि ये जो फ़ायदा मिलता है, गुजरात को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला मिल्क कोऑपरेटिव से, गुजरात का बहुत डेवलपमेंट भी हुआ। अमूल जो कंपनी है मिल्क की, वो कहाँ पर है डेवलप्ड? गुजरात में। हाउएवर cooperatives have received a setback during the recent past because of कि कॉपरेटिव्स को क्या फ़ायदा मिल रहा है, किस वजह से? बिकॉज इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर्स मेंबर्स। कि जो फार्मर अकेले हैं वो अकेले होने की वजह से एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं, लेकिन जब उनका ग्रुप बन जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी बन जाएगी, तो उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। लेक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव एंड इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या डिफरेंट पॉलिसी हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द फॉलोइंग पॉलिसीज़। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फॉलोइंग पॉलिसीज़ इनिशिएट की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतने भाव पर ही आपको प्रोडक्ट बेचना है, उससे कम भाव पर नहीं बेचना है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स,
यानी फार्मर के हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर दिया, जैसे वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, पल्स एट्सेट्रा। सच प्राइस मे बी रिगार्डेड एज एन ऑफर प्राइस, इसको एक ऑफर प्राइस माना जाता था, एट विच द गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू बाय एंड एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स, कि ये कम से कम भाव गवर्नमेंट ने तय किया कि गवर्नमेंट इस भाव पर कोई सा भी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार थी, कोई भी इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का कैसे मेंटेनेंस किया कि द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परचेज वीट, राइस एट द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। एफसीआई जो है वो किसानों से फूड प्रोडक्ट सही भाव पे खरीद लेती है, मेंटेन, और वो अपने पास उसका स्टॉक करके रखती है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड इन द ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, और बफर स्टॉक कब किया जाता है, जब प्रोडक्शन सरप्लस होता है, और उसको यूज़ कब किया जाता है, जब उस प्रोडक्शन की डिमांड हो जाती है, अगर उस प्रोडक्शन का शॉर्टेज हो गया तो उस समय उसको यूज़ किया जाएगा। इट हेल्प्स टू इंश्योर रेगुलरिटी इन सप्लाई एंड स्टेबिलिटी इन प्राइजेस, और बफर स्टॉक की वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है। Public distribution system (PDS). The public distribution system in our country operates through a network of ration shops. राशन शॉप जो होती हैं वहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बहुत ज़्यादा गरीबी में रहने वाले लोगों को बहुत ही कम रेट पर, फेयर प्राइस पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। और कंक्लूज़न क्या निकल रहा है, गवर्नमेंट ने इतने सारे काम किए उसका, कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे विद द इन्वेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, हाउएवर डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एग्रीकल्चरल मार्केट आर स्टिल डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट ट्रेडर्स, कि आज भी कंक्लूज़न हम देखें तो जो प्राइवेट व्यापारी हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को या मार्केट को डेवलप नहीं होने दे रहे। मनी लेंडर्स, रूरल पॉलिटिकल लीडर्स, बिग मर्चेंट और रिच फार्मर सबका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वहाँ पर। द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, इसको गवर्नमेंट एजेंसी हैंडल कर रही है, एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 10% while the rest is the handled by the private sector.